पहचान कहा जाता है। दिल्ली को लेकर मिर्जा गालिब जी का एक शेर है जिसमें उन्होंने कहा है, एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई, तो यूं जवाब में कह गई, ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान है। ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान है। तो जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए दिल्ली की ये एक अहमियत है। दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ वाणिज्य, परिवहन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी केंद्र है। भारत का दूसरा सबसे बड़ी आबादी का ये शहर है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी आबादी का शहर। लेकिन जिस दिल्ली पे हमें गुमान होना चाहिए था, आज सवाल ये खड़ा होता है कि आजादी के 75 साल बाद क्या हमें उस दिल्ली के ऊपर गुमान है? क्या जैसी दिल्ली सोची थी हमने आज वैसी दिल्ली है? तो कौन सी चुनौतियां हैं जो दिल्ली की राह में खड़ी हैं? पिछले 27 साल से दिल्ली में कभी कांग्रेस की सरकार रही तो कभी आम आदमी पार्टी की सरकार। वादे बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन धरातल पर कितना काम हुआ वो दिल्ली की आज दशा देख के हम सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सभी दिल्ली के रहने वाले हैं। क्योंकि मेरा विषय, इस विषय की प्रस्तावना रखना है, वो चुनौतियां बताना है जिनका समाधान मौजूदा सरकार को करना है, राजा इकबाल जी को करना है, विष्णु मित्तल जी और उनकी पार्टी को करना है। तो वो चुनौतियां मैं आप सबके सामने सबसे पहले रखने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी जो चुनौती जो मुझे नजर आती है दिल्ली के सामने, वो जनसंख्या के दबाव की चुनौती है। आजादी के वक्त जब देश आजाद हुआ तो देश की करीब 36 करोड़ आबादी थी, 36 करोड़ आबादी थी और दिल्ली की आबादी महज 13,69,000 थी। देश की आबादी बढ़ के 140 करोड़ हो गई और दिल्ली की आबादी एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3.5 करोड़ हो गई। तो देश की आबादी में जहां करीब 4% का इजाफा हुआ है, तो वहीं दिल्ली की आबादी में 25% का इजाफा हुआ। सोचिए हमारे संसाधन कैसे उस आबादी को पूरा करेंगे। ये दबाव इतना भयानक है कि हमारे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दिल्ली वालों को जूझना पड़ता है। जब बात मूलभूत आवश्यकताओं की हो रही है तो सबसे पहले बात आती है हवा और पानी। दिल्ली में पानी की कितनी भयानक किल्लत है, इससे सभी लोग परिचित हैं। आंकड़ों की बात करें तो करीब 1000 MGD पानी का उत्पादन दिल्ली में होता है, जबकि दिल्ली की जो पानी की डिमांड है वो 129 करोड़ गैलन है। ये पानी की पूर्ति कहां से होगी, कैसे इसके संसाधन जुटाए जाए, अभी इस सवालों का जवाब हम खोजे। लेकिन उससे पहले ये है कि जितना पानी हमें प्राप्त होता है वितरण के दौरान, उसमें से 50% वेस्ट हो जाता है। और ये मैंने नहीं कहा, ये हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हल्फनामे में कहा। तो ये कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमियां हैं। बात दिल्ली की जब हम पानी की कर रहे हैं तो पानी का दिल्ली में कोई सोर्स बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक नदी हमारे पास यमुना नदी है। लेकिन यमुना के क्या हालात, यमुना का पॉल्यूशन, उससे सभी लोग परिचित हैं। 10 साल वादे होते रहे, 2015 में कहा गया था 5 साल में दिल्ली साफ कर देंगे, लेकिन दिल्ली साफ कितनी हुई सबको पता है। झाग के अंबार लगे हैं, प्रदूषण के अंबार लगे हैं। तो ऐसे में दिल्ली को अगर पानी की सप्लाई को हमें पूर्ण करना है, आगे लेके बढ़ना है दिल्ली को, तो सबसे पहले हमें यमुना पे ध्यान देना होगा, जो कि यमुना सिर्फ पानी तक ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है। यमुना के प्रदूषण के साथ ही बात दिल्ली के अगर हम प्रदूषण की करें तो कूड़े के पहाड़ दिल्ली में खड़े हैं। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा कहा गया था हम कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे और दिल्ली को कूड़े पहाड़ रहित बना देंगे। 3 साल उनका मेयर दिल्ली में रहा, उनकी दिल्ली में सरकार भी थी, लेकिन क्या काम हुआ उस पे, ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले वक्त में उन्हें कैसे निपटा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली का वायु प्रदूषण, आज हालात ऐसे है कि दिल्ली में अगर प्रदूषण बढ़ता है तो खबरें सिर्फ दिल्ली के समाचार चैनलों और अखबारों में हेडलाइन नहीं बनती,
अंतरराष्ट्रीय अखबारों में भी हेडलाइन बनी। एक रिपोर्ट का मानूं तो 2.2 मिलियन जो बच्चे हैं उनके फेफड़ों पे इसका असर पड़ा है, दिल्ली का जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ऐसे में हम कैसी दिल्ली अपने बच्चों को देने जा रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसके साथ ही दिल्ली के ट्रैफिक जाम को लेकर भी है। दिल्ली में गाड़ियां इतनी बढ़ गई है कि सड़कें छोटी नजर आने लगी है। ऑफिस से दफ्तर, दफ्तर से घर पहुंचना ऐसे लगता है कि जैसे आप घंटों का सफर करने जा रहे हैं। कुछ किलोमीटर की दूरियां घंटों में बदल जाती हैं। और उसके साथ साथ अगर हम जब सोचते हैं कि इनका समाधान कैसे होगा, तो उसके लिए फंड चाहिए। फंड कहाँ से आएगा? बजट से आएगा। लेकिन बजट में हमारे सामने एक चुनौती और खड़ी होती है, वो है फ्रीबीज। लोक कल्याणकारी योजना सरकारें चलाती है, प्रत्येक सरकार चलाती है। दिल्ली सरकार पिछली भी चला रही थी, मौजूदा सरकार भी चला रही है, लेकिन फंड की कैसे व्यवस्था की जाएगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है। अगर हम सफाई की बात करें, पिछले 10 साल में दिल्ली के अंदर जो सरकार थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। केवल एडवर्टाइजमेंट के सिर पर एक सरकार चलती रही। वो पिछले 15 साल निगम में भाजपा की सरकार थी। स्टेट गवर्नमेंट से कुछ ना मिलने के बावजूद निगम ने बहुत काम किया। आज दिल्ली के अंदर 11,000 टन कूड़ा, वो लगभग 6,000 टन मलबा निकलता है। 11,000 टन कूड़ा, आप सोचिए एक प्रोसेस को लगाने के लिए कितनी ताकत चाहिए। ये कूड़ा कौन फेंकता? हम लोग, दिल्ली की जनता प्रोड्यूस करती है। जो लोग रहते हैं वही कूड़ा निकालेंगे। 11,000 टन में से 7,000 टन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से हम बिजली बनाते हैं। जो हमारे 4 प्लांट्स लगे हुए हैं, ओखला के अंदर, नरेला भवाना के अंदर, तहखंड के अंदर, गाजीपुर के अंदर, 4,000 टन कूड़ा वो हमारा डंपिंग होता है। 3 हमारे लैंडफिल साइट्स है। जो हमारे घर का कूड़ा है उसको हम डंप करते हैं। और आप देखिए कि दिल्ली सरकार ने आज तक कूड़े के पहाड़ों के बारे में कोई चर्चा नहीं, केवल बातें की। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। 6,000 टन हमारा जो मलबा निकलता है, उसमें हम 5,000 टन मलबा डेली की बात कर रहे हैं, उसको हम रिसाइकिल करके टाइल्स और दूसरी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। 1,000 टन मलबे की जो है डंपिंग होता है। पूरा प्रोसेस करने के बावजूद भी 5,000 टन कूड़ा और मलबा दिल्ली के अंदर डंप होता है। और अभी बात चल रही थी कि जहां पर समस्याएं हैं वहां पर समाधान भी हमने बोलना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है समाधान निकालना। कूड़े के लिए हमने 2 प्लांट्स हमारे लगभग योजना बनी हुई है और उस पर काम हो रहा है। नरेला भवाना के अंदर और गाजीपुर के अंदर, दोनों प्लांट्स के अंदर 3-3 हजार टन जो कूड़ा है वो वेस्ट टू एनर्जी के रूप में बिजली का प्रोडक्शन करेंगे। जितना भी कूड़ा हमारे घर से निकलेगा वो डंप ना होकर उसी दिन उसका यूज किया जाएगा। पिछली सरकार ने जितनी भी योजनाएं लाई थी उसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं था। अब भाजपा ने अलोके मंदिर बनाया है। एक अच्छी इंटेंशन के साथ आलोके मंदिर, जो भी मंदिर में जाएगा आलोके होके आएगा, हेल्दी होकर वापस आएगा। भाजपा आपके साथ वचनबद्ध है, जो हम कहते हैं करते हैं। पिछली मोहल्ला क्लिनिक में तो गाय भैंस और
नशेड़ी बैठे रहते थे, ना डॉक्टर्स थे ना मेडिसिन थी। अब आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, मेडिसिन भी मिलेगी। और आरोग्य मंदिर में भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, अगर जाना पड़ेगा तो आप ठीक हो आओगे वापस, ये हम आपसे बात करते हैं। वास्तव में दिल्ली देश की राजधानी है, हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं और देश की राजधानी ऐसी होनी चाहिए कि दिल्ली में कोई उसको आए तो लगे कि हम देश की राजधानी में आए। और वही सपना आदरणीय मोदी जी का है और उनके मार्गदर्शन में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन करने का काम हो, उस सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से काम करेगी। और आपने राजा इकबाल जी के बहुत सारी तालियां बजाई थी अभी। ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई अब, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की हर्डल अब दिल्ली के डेवलपमेंट में नहीं आएगी और दिल्ली के विकास में जितना योगदान सरकार का रहने वाला है उतना योगदान दिल्ली के लोगों का और मेरे सामने जितने भी जो मीडिया के भाई बहन बैठे उनका भी है। क्या ताली बजाते रहे आप लोग। अभी आज लंबे समय से पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं। अमित जी हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय में मीडिया सलाहकार रहे हैं। इसके साथ ही कई नेशनल और रीजनल चैनलों की लॉन्चिंग में उनका अहम योगदान रहा। इनमें इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज, लाइव इंडिया जैसे जाने माने चैनल शामिल हैं। अमित जी की पत्रकारिता शिक्षा में भी सक्रिय भूमिका रही। ताली बजाते रहे। अतुल दयाल जी 2.5 दशक से पत्रकारिता में सक्रिय रचनात्मक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। इंडिया न्यूज, संस्कार टीवी और न्यूज इंडिया में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं। 100 से अधिक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं। बहुत बहुत बधाई सर। तालियां बजती रहनी चाहिए। बाबा रामदेव करके ताली बजाने से भी स्वागत आपने। प्रियदर्शन गर्ग जी ने 2 दशक की पत्रकारिता में कई नए आयाम स्थापित किए। इंडिया टुडे ग्रुप में कई अहम खबरों को ब्रेक करने वाले प्रियदर्शन जी ने यूसी ब्राउजर के भारत में प्रसार में भी अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, उन्होंने कार्य किया। इंडिया न्यूज, संस्कार टीवी और न्यूज इंडिया जैसे कई चैनल में कार्य के दौरान उन्होंने 100 से अधिक प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्री बनाए। स्पिरिचुअल और कल्चर के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा। यतेंद्र शर्मा जी, आपने राजनीतिक खबरों को पहले ब्रेक करने के लिए जाने जाते हैं। अभी न्यूज चलेगा। सचिन विभोलिया ब्रह्म प्रकाश दुबे, आप 2 दशक की देश विदेश में पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं। जी न्यूज में रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की तमाम खबरों को पहले ब्रेक किया। कोविड के दौरान बैतूल में आदिवासियों की वैक्सीन को लेकर बेरुखी सामने लाने पर प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र किया। आपको बहुत बहुत बधाई। रीमा प्रसाद एजेंसी यूएनआई के वरिष्ठ पत्रकार हैं और भारत सरकार ने देश विदेश में कई महत्वपूर्ण कार्यों में जो 2 दशक से ज्यादा समय में
वे संसद के अलावा तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के साक्षी रहे हैं और उन्हें देश के सामने ला चुके हैं। टीम में प्रमुख संवाददाता हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। 1.5 दशक से सक्रिय रीमा जी रिपब्लिक भारत और चीन में कैथोड के एंकरिंग और रिपोर्टिंग करती हैं। उनके डिबेट शो भी काफी लोकप्रिय रहे। 2000 में जी न्यूज के साथ एक क्राइम जर्नलिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वह 2004 में विदेश में बस गई और दुनिया भर में यात्रा की। वह विवेकानंद योग अनुष्ठान से प्रभावित योग शिक्षक बने और बाद में कई विदेशी छात्रों को भी योग सिखाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और विकसित भारत की कल्पना किसने रखी? 2014 के बाद जो सरकार भारत के अंदर आई, उन्होंने ही कहा कि हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और उसका भी लक्ष्य रखा 2047 तक हम इस देश को विकसित करना चाहते हैं। जब तक आज कोई अपना लक्ष्य तय नहीं करोगे तो लक्ष्य तक पहुंचोगे कैसे? और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको लक्ष्य साधना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा लक्ष्य तक पहुंचे बिना पत्थर कभी के साथ कैसा उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचे बिना मत रुको। और हमारा लक्ष्य क्या है? ये भारत विकसित होना चाहिए। ये भारत विकसित जब भी हो सकता है तो भारत का जो दिल है, जिसको हम दिल्ली कहते हैं, जो कि छोटा भारत है, अगर छोटे भारत को कहीं भी देखना है तो दिल्ली में आके देख सकते हैं। उसके बगैर हम विकसित भारत की भी कल्पना नहीं कर सकते। और दिल्ली का दुर्भाग्य कि 27 साल में यहाँ ऐसी सरकार रही जिन्होंने कभी भी तालमेल से काम नहीं किया। अगर आप दिल्ली को विकसित होते हुए देखोगे तो आप याद करो जब दिल्ली के अंदर विजय कुमार मल्होत्रा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर आए थे, उस समय दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर बने, कॉलेज बने और दिल्ली को हमने बढ़ते हुए देखा। दिल्ली बढ़ता हुआ शहर है, जो बढ़ता हुआ शहर है दिल्ली, जो देश का दिल है, जहाँ को एक आकर्षण है, पूरे देश के लोग दिल्ली में आना चाहते हैं। वहां पर विजन वाली सरकार चाहिए थी। जब मल्होत्रा जी आए तो उन्होंने विजन बताया कि दिल्ली को फ्लाईओवर की जरूरत है, दिल्ली को अस्पतालों की जरूरत है, दिल्ली को कॉलेजेस की जरूरत है। अगर किसी देश को और किसी शहर को आगे बढ़ाना है तो उसको शिक्षित करना पड़ेगा। और जब आप हायर एजुकेशन के कॉलेज ही बनाओगे तो कैसे विकसित करोगे? लेकिन फिर कुछ साल बाद सरकारें बदल गई और दिल्ली का विकास शुरू किया। 1993 में फिर हमारी सरकार बनी, मदन लाल खुराना जी, सात सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में हमने दिल्ली को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और दिल्ली के जो रुपए में काम थे और केंद्र की सरकार के सहयोग से फिर दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे जैसे कॉलेज में जो कि महिला विद्यालय था, महाविद्यालय है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत इशू है, बल्कि और कॉलेजेस में भी है। गवर्नमेंट ने फंड दिया है लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन मैं तो बार बार कभी ये सोचती हूँ, जैसे हमारे परिवहन मंत्री अर्बन मिनिस्ट्री में सब मिलकर के एक परियोजना बना देती हैं। रोज रोज एक फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, टनल्स खुद रहे हैं, ट्रेन्स खुद रही हैं। क्यों नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई एक कॉमन अथॉरिटी हमारे बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का एक काम लेते? इतने सारे बच्चे जो हमारे विश्वविद्यालय में आते हैं उसको हम फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। जो आप लोग कंपेयर करते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में MIT या हार्वर्ड से क्या हम दिल्ली हम भारत में कंपैरिजन कर सकते हैं? हमारे पास इतनी सारी पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए है जो कि सो कॉल्ड हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है। और जो विदेश में बच्चे नहीं है, एक क्लास में एक प्रोफेसर पास 5, हमारे पास एक क्लास में एक प्रोफेसर पास 100 कभी 150 और रूल है 20, तो बाकी बच्चों को कहाँ रखें? हम सब पढ़ाते हैं, हमारे शिक्षक जद्दोजहद में लगे हैं कि हम विकसित भारत जो 2047 में एक्सपेक्टेड है उसके लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाए। और उसके लिए हम MIT और हार्वर्ड को नहीं देखते, ना उनकी तरह की फीस चार्ज करते हैं। इस मुहिम में मुझे अब बहुत
बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई निकले सरदार राजा इकबाल जी, मेरी बिल्डिंग नहीं बन रही थी और मैं भाई साहब के पास गई, एक रिक्वेस्ट लेके कागज लेकर के, भाई साहब मेरी बिल्डिंग नहीं मिली, प्लीज मेरा वो पास कराओ। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बुलाया और कहा कि बताइए कहाँ समस्या है। मैं गई, मैंने कहा ये जो बिल लगा रखे हैं ना वो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बिजली का बिल की टैप का कनेक्शन 1960 में था या नहीं था, ये जो मांग है मैं नहीं ला सकती, और उसके ऊपर में जो हमारे को फाइन दे रहे हैं हम नहीं दे सकते। अगर फाइन बोलोगे तो हम बच्चों के ऊपर डालेंगे, तो एजुकेशन पे। तो उन्होंने मुझे बड़ी मदद की और वेव ऑफ किया उस वक्त भी, और बाद में भी जब ग्राउंड रेंट आया दिल्ली गवर्नमेंट एमसीपी चार्ज करने लगी, तभी भी मैं पहुंची। हम जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो सब लोग चाहते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो सरकार रही दिल्ली के अंदर, राजनीतिक मंच नहीं है और कोई ऐसा मन भी नहीं है कि पिछली सरकार को क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन कंपैरिजन हमेशा होता है। मैं कंपैरिजन बीजेपी से नहीं करता हूं, मैं कंपैरिजन करता हूं शीला जी की सरकार से। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हम सब राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए चुनाव के समय में थोड़ा ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन दिल्ली को किसने क्या दिया, विशेष तौर से अपेक्षा सरकार से होती है। जो सरकार रूलिंग में होती है उससे होती है, और उसका तालमेल केंद्र सरकार के साथ होना चाहिए, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट में। मुझे अच्छे से ध्यान है, दिल्ली में मेट्रो का पहला जो रूट था या पहले दिन जो मेट्रो चली थी वो शाहदरा से मेरे घर के सामने स्टेशन है, वहां से ISBT तक चली थी। मैं भी पहले दिन ही जब अटल जी और सीनियर लोग करके चले गए तो 3-4 चक्कर मैंने मेट्रो के लगाए, लेकिन उस समय भी अटल जी प्रधानमंत्री थे और मुझे अच्छे से ध्यान है कि उस समय जो उससे पहले जब खुराना जी मुख्यमंत्री थे और जगदीश टाइटलर जी रोड और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तब ये यूडी के पास नहीं था, ये महकमा ये सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंदर आता था। तो दोनों का डेलीगेशन विदेश का टूर करके आए थे। अखबारों में बड़ी बड़ी न्यूज थी कि दिल्ली में मेट्रो को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वहां गए, दोनों का डेलीगेशन इकट्ठा गया। ये भी एक कल्चर था, तो आज भी बहुत से राज्यों के साथ आज भी है, पर अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल में ये कल्चर बिगड़ गया। थोड़ा थोड़ा आना शुरू होने की बात भी है, और जून के दूसरे तीसरे हफ्ते में तो फुल मानसून आ जाता है और हमारे पास बहुत समय कम है। अभी तो हम सिर्फ एग्जिस्टिंग नालों की सफाई कर रहे हैं, जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि बारिश में पानी ना भरे इसके लिए अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, जो कि बनने में 2 साल नहीं लग सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रिवेंटिवली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए स्वयं मुख्यमंत्री रेखा जी, मुख्यमंत्री एलजी साहब सब वल्नरेबल पॉइंट्स जो थे या है उनका राउंड अधिकारियों के साथ 1 बार 2 बार 3 बार कर चुके हैं, ताकि बारिश के दौरान मानसून के दौरान वाटर लॉगिंग कम से कम हो। जमुना जी की सफाई की बात लगातार केजरीवाल साहब ने भी की, करी नहीं, लेकिन अगर हमने ये तय किया था कि यमुना जी साफ होंगी
यमुना जी हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। हम बहुत से ऐसे ओकेजन्स होते हैं, धार्मिक ओकेजन्स होते हैं जहां पर गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं, गंगा में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। यमुना जी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में हम लोगों के लिए यहाँ पर दिल्ली को पवित्र करती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम यमुना जी का आचमन भी नहीं कर पाते। जितना पवित्र गंगा जी है उतनी ही पवित्र यमुना जी भी है। इस बार कुंभ में आप में से बहुत से लोग गए होंगे, वहां पर जाकर देखिए कितना निर्मल पानी है। पर अगर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि यमुना जी साफ करेंगे तो उसके लिए एक्शन प्लान आते ही हमने बनाना प्रारंभ किया। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें गृह मंत्री जी भी थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारी, प्रधानमंत्री जी 1 घंटे बैठ के यमुना एक्शन प्लान पे बात करते हैं और वो स्वयं मॉनिटर करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि साबरमती की तर्ज पर यहां पर भी रिवर फ्रंट बनेगा, लेकिन यमुना जी साफ चाहिए। 33 किलोमीटर यमुना जी दिल्ली में है और ओखला के पास का जो उसका स्पैन है, मैक्सिमम स्पैन 6 किलोमीटर है। आप सोचिए, इतना अच्छा मौका दिल्ली वालों के पास